उन हाई वाइब्रेशन सोल्स के ट्रेट्स को समझना चाहूँगी। जैसे आजकल लोग खुद को बहुत इजीली लिख देते हैं, आई एम डिवाइन फेमिनिन, आई एम डिवाइन मैस्कुलिन। तो मैं इन डिवाइन तत्वों को, इस एनर्जी को एक इंसान में, एक हाई वाइब्रेशन सोल में समझना चाहूँगी, बोथ मेल एंड फीमेल, जिनको हम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बोलेंगे। कोई भी इंसान उठ के कुछ भी आपको बोलने लगता है, कुछ भी डिमांड करने लगता है आपसे, और जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स में। इसलिए आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक मैं करूँगी और यहाँ कंफर्टेबली जो मैं कर सकूँगी मैं करूँगी, और उसके बाद मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और हाई वैल्यू पर्सन को ये पता होता है कि उसने कितना जाना है आगे और कितना नहीं, कहाँ तक अपने आप को एक्सटेंड करना है और कहाँ रुकना है, कहाँ पे आके कहना है बस आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। नेगेटिव ऑरा वाले लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दैट वो खुश नहीं होते, क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। शायद एक बात ये, और दूसरी बात उनको हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को उस नज़र से देखें कि ये हमसे भगवान या कोई भी आप चीज़ जिस भी स्पिरिचुअल फोर्स में बिलीव करते हैं, ये वो गाइड कर रहा है और हम कर रहे हैं। और दूसरा इंसान जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, वो ये कह रहा है कि मेरे साथ तो यही होता है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग होने वाला है। देखिए, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम हमारी एनर्जी को समझेंगे। आपने वो पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, ये बातें तो सुनी होंगी कि किसी इंसान की एनर्जी बहुत हाई है, किसी की नेगेटिव होती है। तो क्या डिसाइड करता है हमारा ऑरा, हमारी वाइब, हमारी एनर्जी? आज के पॉडकास्ट में ये हम सब जानेंगे, और कैसे एक हाई वैल्यू इंसान कैसी रिलेशनशिप्स बनाता है, वो उसकी लाइफ को लेके कैसी अप्रोच होती है, वो टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से कैसे डील करता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हम स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन जानेंगे हमारे इस ऑरा, हमारी इस एनर्जी को हाई करने में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक माइंडफुल लिविंग एंड एटिकेट कोच मानिक कौर मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच रंगोली, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम, तो जैसा कि आज हम वाइब्रेशंस और ऑरा की बात करने वाले हैं, तो इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आपको कैसी वाइब आ रही है यहाँ की? कैसा फील हो रहा है आपको? आई थिंक अगर कोई आपके सामने इतनी अच्छी सी स्माइल दे रहा हो इतनी वेलकमिंग टोन में बात कर रहा हो, और इतनी फ्रेंडली पीपल अराउंड मी, obviously the vibe is very warm, affectionate, comfortable, and वही फील आ रही है और वही ऑरा मुझे भी महसूस हो रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग ऑल टुगेदर। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, जैसा कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं, हमें उनसे एक वाइब आती है। अगर मैं जेनजी टर्म्स में बोलूँ, वाइब, उनका एक ऑरा होता है कि वो कुछ बोलें उससे पहले ही हमें उनसे एक एनर्जी फील होती है। तो आप इस ऑरा को कैसे डिफाइन करेंगी, इस वाइब को कैसे डिफाइन करेंगी? यस, आई टोटली अग्री। वाइब हैज़ बिकम such a, like you just said, such a Gen Z word, such a word with that everyone's talking about. हर कोई vibe से ही relate कर पा रहा है. Vibe is actually a short form of vibration. Yes. And nothing else. And vibration is an energy. Exactly. In a very basic terminology अगर हम बात करें तो vibe उसका short form हो गया vibration का. वो energy क्या है? एक, and we all have energies, right? बिना हम कुछ कहे किसी से बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का ही एक टूल है जिसे कहते हैं कि इट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड आवर एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम सब कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आवर हैंड जेस्चर्स, थ्रू आवर स्माइल, थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू आवर टोन तो फिर भी बाद में आएगा जब हम बोलना शुरू करेंगे। लेकिन आप ये नोटिस करिए कि कोई एंटर भी करता है एक रूम में, या कोई
जैसे ही किसी कमरे में कोई आता है, उसके आने से माहौल बदल जाता है, या एक अलग सी फीलिंग आती है अगर सब लोग हंस रहे हैं एंड कोई आया अंदर, एंड सडनली पीपल बिकम सीरियस और सडनली पीपल टेक अ नोटिस ऑफ समबडी। ये सब क्या है? बेसिकली किसी के सिर्फ आने से उसकी एनर्जी उस माहौल में कंट्रीब्यूट होती है, हम एक रेडिएट करते हैं एनर्जी, एंड वही एनर्जी एक वाइब होती है। एंड आई थिंक हर एक की कॉन्शियसनेस का लेवल अब इतना बढ़ चुका है कि कोई आपको बहुत स्वीटली हेलो भी बोलता है, आपको पता लगता है कि ये इंसान मुझे दिल से बोल रहा है या सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है, फेक है कि नहीं, राइट? कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी देता है तो अगले इंसान को तो लगता है कि उसने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है, बट यू जस्ट नो इट वेदर इट्स जेन्युइन और इट्स फेक। एंड समटाइम्स कोई आपको एक वर्ड भी नहीं बोलता है, बट यू नो दिस पर्सन लाइक्स मी और दिस पर्सन डजंट लाइक मी फ्रॉम अ डिस्टेंस, और यही सब वाइब है, ऑरा डिसाइड कर देता है। यस, और उनकी अपनी खुद की भी एक ऑरा होती है, वो उनकी खुद की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या सोचते हैं दिन रात, कैसी लाइफस्टाइल है उनकी, लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है, मैनरिज्म्स पे डिपेंड करता है, सोच पे डिपेंड करता है। सोच से आपकी ऑरा बनती है, आपकी एनर्जी बनती है, और जो चीज़ हम रोज रोज करते हैं, thoughts or intentions. Exactly. So all of that. I think you know that. Everybody knows that. Yeah. तो इसी But से yes, it's important. हाँ, जैसे आपने बात की कि कुछ लोगों के आने से the room lights up. Yeah, livens up. Yeah, and lights up. हाँ, True. और कुछ का बहुत ही gloomy सा मूड होता है। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा की बात करना चाहूँगी कि बियॉन्ड ये जो कुछ बज़वर्ड्स हैं कि पॉजिटिव लोग बहुत खुश होते हैं, नेगेटिव लोगों का थोड़ा सा डार्क और ग्लूमी ऑरा होता है, तो इन ये जो बज़वर्ड्स हैं इनके बियॉन्ड आप पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा वाले लोगों को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? थोड़ा और डिटेल में मैं और हमारे दर्शक इसे ज़रूर समझना चाहेंगे। I'll tell you one thing, Rangoli. I feel it's not fair to just categorize people, even though all of us do that. कि ये पॉजिटिव ऑरा वाले हैं, ये नेगेटिव ऑरा वाले हैं, क्योंकि बहुत बार सर्कमस्टांसेस की वजह से पॉजिटिव लोग नेगेटिव साइड में भी चले जाते हैं, एंड समटाइम्स गुड थिंग्स हैपन, एंड नेगेटिव स्पेस में या ऑरा में या ड्वेल कर रहे होते हैं जो लोग, वो पॉजिटिव की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू स्टार्ट ऑन दिस नोट दैट डोंट कंसिडर योरसेल्फ और एनीबडी एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक हम ये चीज़ निकालते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा की बात करें, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, मगर मैं उसको पीपल नहीं कहूँगी, पॉजिटिव पीपल, नेगेटिव पीपल होते हैं, हाँ एनर्जी होते हैं, पॉजिटिव पीपल पॉजिटिव होते हैं, आई अग्री, बट वो हर वक्त पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, हाँ, और नेगेटिव वाले भी हर वक्त नेगेटिव नहीं होते, बट पॉजिटिव वालों के साथ भी देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त 24 घंटे। कई लोग मुझसे भी ये बात पूछते हैं कि तुम ऐसे ही हो, आर यू बीइंग फेक, आप एक प्लास्टिक स्माइल लगा के घूमते हो। कई लोग ये भी बोलते हैं इस चीज़ को, बट व्हाट आई वुड ट्राई टू से इज़ दैट ठीक है, अगर आप 80% भी पॉजिटिव माइंडसेट में हो और पॉजिटिव ऑरा रेडिएट कर रहे हो तो वेरी गुड, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट 100% एक्सेलेंट all the time. Yeah. It has its ups and it has its downs. So आप कितने चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले रहे हो, अगर 10 में से 8 को भी ले पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड, आप चलते रहो, लेकिन आप 10 में से 10 को नहीं ले पाओगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंसान हैं, और लाइफ कितने भी पॉजिटिव फेयर नहीं होती है, या लाइफ नहीं होती है फेयर, पॉजिटिव वालों के साथ भी नहीं होती। इनफैक्ट पॉजिटिव वालों को बहुत बार नेगेटिविटी का सामना ज़्यादा भी करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर द पॉजिटिविटी दैट दे रेडिएट, अ लॉट ऑफ पीपल पुट प्रेशर ऑन देम ऑल्सो, और मे बी समटाइम्स सर्कमस्टांसेस। सो फ्रॉम माई एंड एज अ कोच, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट पॉजिटिव ऑरा एंड नेगेटिव ऑरा, आई वुड जस्ट से फ्रॉम योर एंड हम क्या कर सकते हैं, एक इंसान क्या कर सकता है टू रिमेन इन दैट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड,
is like we all say, look at the positive side of everything. सबसे बड़ी बात I think positive traits वालों के लिए ये है कि उनका एक mindset होता है surrendering mindset, बिल्कुल, where you surrender your mind to whatever happens. हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं होती उनकी लाइफ में, लेकिन वो अपने माइंड को एक सरेंडर करते हैं और लेट गो करते हैं, जिसमें कि जो होगा देखेंगे, या जो होगा अच्छा होगा, इसी में मेरा भला होगा, इसी में मेरा कुछ भला होगा. ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आई थिंक फाउंडेशन है सबसे बड़ी. इंसान को फ्री भी करता है अंदर से, डिटैच करता है, अटैच नहीं होते किसी बिल्कुल चीज़ से. ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिटैच करता है, और ये मगर आसान नहीं होता. सबसे पहले ये फाउंडेशन है कि आप एकदम से अपने माइंड को इस स्टेज पर लाओ धीरे 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 कि जो हो रहा है इसी में कुछ अच्छा हो रहा है, और उसमें आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो. ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव हो जाएगी उस चीज़ के लिए. सपोज मुझे कहीं जाना पड़ रहा है जहाँ मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, शायद यहाँ जाने से कुछ अच्छा होगा. अगर मैं जा रही हूँ या भगवान मुझे कह रहा है कि आज जैसे मैं ये अटेंड करूँ, और आई कैन, कितने बार लोग कहीं नहीं जाना चाहते, किसी शादी पे नहीं जाना चाहते, किसी रिलेटिव के घर नहीं जाना चाहते, बट देन दे हैव टू टेल देमसेल्व्स, और जॉब पे नहीं जाना चाहते इफ़ दे आर नॉट हैप्पी देयर. पर आप अपने आप को बोलो कि नहीं, शायद अगर मेरा इस वक्त यही मेरे लिए ज़रूरी है, और इस वक्त दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट्स हैपनिंग टू मी. अपना कर्म आप करते जाओ, लेकिन अपने माइंड को हर वक्त ये बोलते रहो कि जो भगवान करा रहे हैं इसमें कुछ तो भला होगा. बिल्कुल, उस तरीके से चलते जाओ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव में शिफ्ट होता जाता है. और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में सबसे बड़ी, नेगेटिव ऑरा वाले लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दैट वो खुश नहीं होते. क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं. शायद एक बात ये, और दूसरी बात उनको हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है. तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को उस नज़र से देखें कि ये हमसे भगवान या कोई भी आप चीज़ जिस भी स्पिरिचुअल फोर्स में बिलीव करते हैं, ये वो गाइड कर रहा है और हम कर रहे हैं. और दूसरा इंसान जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, वो ये कह रहा है कि मेरे साथ तो यही होता है, यू कीप टेलिंग योर सेल्फ दिस उसमें, और उसमें आपका कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है या सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, आप ही हो बस. हाँ, आई पे बहुत फोकस, आई पे बहुत फोकस होता है. एंड आई इज ईगो. I is ego. I brings a lot of stress. I brings a lot of pressure. Yes. तो फिर वो सब रिफ्लेक्ट करने लग जाता है. So I think ये सब नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं. एंड सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेट ये भी होता है कि पॉजिटिव वाला इंसान दूसरे को ब्लेम नहीं करता, और नेगेटिव ऑरा वाला या नेगेटिविटी या नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान हमेशा दूसरे को ही ब्लेम करता है अपनी कंडीशन के लिए भी. तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं, और इन्हीं दो बेसिक डिफरेंसेस की वजह से बाकी सब चीज़ें भी आती हैं, जिसमें आप पॉजिटिव वाला हर एक इंसान से अच्छे से बात करेगा, अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करेगा, चाहे दूसरा बंदा उसे इतना अच्छा ट्रीट ना भी करे. लेकिन नेगेटिव वाला अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझ के दूसरे को, और कोई उसके साथ अच्छा कर रहा है तो सोचे ये तो मुझसे किसी रीज़न से अच्छा कर रहा है, इसका इसमें कोई स्वार्थ होगा, या इसका इसमें कुछ मेरे से कुछ काम होगा तो मुझसे अच्छे, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट बेसिकली यही बात है कि ये दो ट्रेट्स अगर हमारे जगह पर हों तो हमारा आगे का बिहेवियर उसी पे डिपेंड करता है. बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा करियर, हमारा लाइफ को लेके अप्रोच, हमारी खुद की एनर्जी ही उसको ट्रिगर करती है. राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो आप इन दोनों चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं कंट्रोल, वेयर यू डोंट अपने आप को सब कुछ ना समझें, भगवान पे छोड़ दें, वक्त पर छोड़ दें चीज़ें, थोड़ा लेट गो कर दें, तो पॉजिटिविटी इनकलकेट होती है, और हर चीज़ का ब्राइट साइड हमें दिखना शुरू हो जाता है जो उस केस में नहीं दिखता. और दूसरा, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने एंड से. और नेगेटिव पर्सन में ये होता है कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो, और उसमें ही सारा आगे होता चला जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव.
So it's like a chain reaction. तो मैम जैसा कि हमने वाइब की बात की, बट ये भी सच है कि कुछ लोगों की एनर्जी हायर होती है, उनकी कॉन्शियसनेस हायर होती है। तो इसी से मैं उन हाई वाइब्रेशन सोल्स के ट्रेट्स को समझना चाहूँगी। जैसे आजकल लोग खुद को बहुत इजीली लिख देते हैं, आई एम डिवाइन फेमिनिन, आई एम डिवाइन मैस्कुलिन। तो मैं इन डिवाइन तत्वों को, इस एनर्जी को एक इंसान में, एक हाई वाइब्रेशन सोल में समझना चाहूँगी, बोथ मेल एंड फीमेल, जिनको हम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बोलेंगे। इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन एक्चुअली रंगोली, बट मैं इसको अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, आई थिंक कुछ तो, इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड डिवाइन, it means it's inborn somewhere. It's been gifted by the divine. It's not you're born with it. A lot of people are born with it. जिसे कहते हैं कि आप उस चीज़ को लेकर पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं। क्योंकि ये भी सच है कि हम कोच हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं और हम पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। एज अ पर्सन हम हर पूरा ज़िंदगी लर्निंग में बिताते हैं और बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। लेकिन आपको भी ये बात पता है और मुझे भी ये पता है कि बहुत से लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं क्योंकि उनके अंदर उस चीज़ का अंश पहले से होता है, प्रिविलेज होती है। हाँ, या वो नेचुरल होते हैं। Yes. बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं। उनके जीन्स में है या उनके अंदर ऑलरेडी वो एक क्वालिटी से बॉर्न हुए हैं, इवन दो दे नॉट फ्रॉम maybe a film line or whatever, their family was not from there. ये एक फैक्टर तो है जब हम इसकी बात करते हैं डिवाइन फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी की। यू आर बॉर्न, आप यू आर बॉर्न विद इट बेसिकली। जैसे कि आपकी वॉइस, एक वॉइस है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वॉइस को हम सिखा सकते हैं, मॉड्यूलेट करना, टोनालिटी, हाउ पॉज लेना बीच में, ये सब हम सिखा सकते हैं जिससे आपका फेमिनिन साइड बाहर आएगा। फॉर एग्जांपल, या मैस्कुलिन साइड, लाइक अभी हम जिनसे मिले उनकी आवाज़ में डेप्थ थी, तो उसी तरह से कुछ चीज़ें आपको डिवाइन से ही मिलती हैं और आप कुछ चीज़ों को उसको ऊपर बिल्डअप कर सकते हो एंड यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक जो लोग अपने आप को कहते हैं उनमें कुछ होता है और कुछ वो उसके ऊपर वर्क करके दे आर एट अ हायर लेवल, वो एक हायर लेवल पे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। एंड देयर आर पीपल जो उस चीज़ को साथ बॉन्ड नहीं होते, लेकिन वो उसके ऊपर कोचिंग से या वर्क करके या कॉन्शियसली उसके ऊपर एफर्ट करके उसको अचीव कर सकते हैं। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फेमिनिनिटी या फेमिनिनिटी की बात करें तो हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम अपनी प्रेजेंस से, सबसे बड़ी बात, अपने आसपास क्या माहौल बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि आप अगर फेमिनिन ट्रेट है आपके अंदर, तो आपके सामने जो इंसान होगा वो एक नर्चरर के रूप में होगा। मतलब ये कि आपको वो हेल्प करना चाहेगा या आप केयरिंग होगा, प्रोटेक्टिव होगा, आप वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या क्या आप मेरी वो एक फेमिनिन साइड जो हमें सिखाया जाता है। और मैस्कुलिन साइड ऑफ कोर्स इज़ द अदर साइड जिस पे आप ये सब देना चाहते हो एज अ लाइक दे से कि मैस्कुलिन जो एनर्जीज होती हैं वो एज प्रोवाइडर होती हैं और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो नर्चरिंग होती है, जिसमें हम नर्चर करते हैं किसी चीज़ को। कह सकते हैं कि हम प्यार से सींचना, जैसे एक पौधे को जैसे एक मदर की एनर्जी कहते हैं, एक माँ की एनर्जी कहते हैं, और एक पिता की एनर्जी को कहते हैं कि वो प्रोवाइड करता है, वो बाहर से लाकर प्रोवाइड करता है। और एक सो आई थिंक जब ये क्वालिटीज़ बेसिकली आपके अंदर होती हैं तो आप अपने आप को एक उस तरीके से महसूस करते हैं। आप चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जब हम इन चीज़ों को किसी में डेवलप करना चाहते हैं एज अ कोच, तो हम ये चीज़ उनको सिखाते हैं कि आपने ऐसे, ताकि जब आप एंटर ही करो तो लोगों को आपकी एक फेमिनिनिटी महसूस हो। क्योंकि बेसिकली कोर वैल्यूज़ तो वही हैं, प्रोवाइडर की और नर्चर की, और वो आप कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और अपने ऑरा जो आप क्रिएट करते हो लोगों के साथ, आप लोगों को क्या फीलिंग आती है आपके आसपास,
उस चीज़ के थ्रू हम ये सिखाते हैं। मैम, इसी से मैं एक हाई वैल्यू पर्सन की बात करना चाहूँगी कि एक हाई वैल्यू पर्सन पहले तो होता क्या है, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, फिर उनके ट्रेट्स बताइए, और फिर हम इनको हर एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे कि ये हाई वैल्यू पर्सन मान लीजिए रिलेशनशिप्स में कैसा होगा, अपने करियर को लेके कैसा होगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत से लोग मुझसे हाई वैल्यू वुमेन के बारे में पूछते हैं। एंड मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझसे हाई वैल्यू पर्सन पूछा, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमन। ये दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर हम वुमन की बात करें तो सबसे बड़ी बात, सबसे बेसिक बात ऑफ अ हाई वैल्यू वुमन वुड बी, और इवन अ पर्सन फॉर दैट मैटर, होगा कि वो खुद से कंप्लीट है, इन द सेंस दैट होलनेस है उनके अंदर, होलनेस है, और से कहते हैं कि वैलिडेशन दूसरों का, हाँ, उसको अपनी वर्थ पता है। चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो एक औरत हो, उसे अपनी वर्थ पता है। उसे ये पता है कि मैं क्या हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को एरोगेंट समझें। हाँ, इसमें आपको ये पता है कि ये मेरे क्वालिटीज़ हैं पॉजिटिव, और ये मेरी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले इसकी अवेयरनेस है उसे कि दिस इज़ व्हाट आई एम, और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल मैम, लोग ना हेल्दी सेल्फ इमेज को समझ ही नहीं पाते हैं, वो हेल्दी सेल्फ इमेज को ईगो से बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं। तो दोनों में एक फाइन लाइन और कुछ बाउंड्रीज हैं, तो उनको भी मैं, इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एक हेल्दी सेल्फ इमेज क्या होगी और एक ईगोइस्टिक एरोगेंट एटीट्यूड क्या होगा। देखिए, सबसे पहले लाइक हम बात कर रहे हैं अगर हाई वैल्यू की, और मैंने आपको बताया कि उसे अपना ही पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझ में कमी है तो उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसकी विजन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप हाई वैल्यू बन सकोगे, और तभी आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर सकोगे। बहुत बार एक वुमन के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, दैट आप उसे कॉम्प्लीमेंट दो, किसी भी लेडी को, स्पेशली विमेन को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर वक्त हमें सिखाया जाता है कि आप अपने माइंड को एकदम हम्बल रखो, बहुत डाउन टू अर्थ रहो, लेकिन इतना भी मत हो जाओ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही ना रहे, या अपने ऊपर बिलीफ ही ना रहे। अगर हम किसी को भी, आज मैं किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, 90% ऑफ द वुमेन मुझे पलट के बोलती हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो हाई वैल्यू पर्सन को ये पता है कि मैं इस चीज़ के वर्थ हूँ, और मैं भी कुछ हूँ। एग्जैक्टली। सबसे पहले हम अपनी इज्जत करना सीखें, चाहे हम आदमी हो चाहे हम औरत हो, हमें अपनी खुद की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में। और वो कब आती है, जब आप अपने पॉजिटिव साइड से तो अवेयर होते ही हैं, अपने नेगेटिव साइड से भी अवेयर होते हैं, और उस पर वर्क करने को रेडी होते हैं। मतलब ये कि मुझे पता है मेरे में ये शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन मेरा, जैसे आपने कहा, सेल्फ इमेज ईगो वाला है, तो मैं कहूँगी हैं तो हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ। और कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, नहीं करते। काफ़ी लोग तो कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। लेकिन हाई वैल्यू पर्सन को पता है, क्योंकि कोई भी इंसान 100 में से 100 क्वालिटीज़ लेके यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ज़िंदगी के लास्ट डे तक हमने लर्न करना है, सीखना है। हाई वैल्यू पर्सन इज़ रेडी टू लर्न टिल द लास्ट डे ऑफ हिज और हर लाइफ। वो ओपन टू लर्निंग है, उसका दिमाग यहाँ से खुला है, उसे पता है वो परफेक्ट नहीं है, और उसको रोज़ कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ी, आई थिंक, 2 चीज़ें हैं, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरा एबिलिटी टू लर्न, या ओपननेस टू लर्न, मतलब कि अपने बारे में पता होना और एक सीखने की चाह होना, आगे बढ़ने की चाह होना। Exactly. तो अगर आप में ये दोनों चीज़ें होंगी, आप ईगो में ट्रैप नहीं होंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये चीज़ आई थिंक पहले बेसिक है, बेसिक फाउंडेशन है ऑफ अ हाई वैल्यू पर्सन। उसके बाद हम यही बोलेंगे कि कोई भी गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, चाहे आप घर का फ्रंट संभाल रहे हैं, चाहे आप बाहर का फ्रंट संभाल रहे हैं, लाइफ में कोई एम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक प्रोडक्टिव माइंडसेट में रहें। पर्पस होगा उस इंसान का। पर्पस, लाइफ में पर्पस, एक प्रोडक्टिव माइंडसेट। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि अगर माइंड आपका प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली
गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, या आप फ्रिवलेस माइंडसेट हो जाता है आपका, जिसमें आप कहीं भी आपका पूरी पर्सनालिटी गेट्स अफेक्टेड, भटक जाते हैं। तो एक हाई वैल्यू पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है बियॉन्ड दैट। और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि एक हाई वैल्यू पर्सन हैज़ काइंडनेस एंड कंपैशन। मतलब कि उसके दिल में लोगों के लिए रिस्पेक्ट, काइंडनेस, दया की भावना, कंपैशन की भावना, लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा होती है। और वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो सिर्फ एक सेल्फिश माइंडसेट से ऑपरेट नहीं करते, वो दूसरों को अपलिफ्ट भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो खुद को अपलिफ्ट करते हैं और साथ अपने दूसरों को भी करते हैं, क्योंकि मैम वो खुद के बारे में इतना पॉजिटिव और अच्छा फील करते हैं, जैसा कि आपने कहा उन्हें पता है कि वो क्या है, तो वो वही एनर्जी दूसरे में भी देखते हैं कि तुम भी कुछ हो, वो वही पर्पस दूसरे में शेयर करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही एक डिवाइन नॉलेज है कि खुद के अंदर ही डिवाइन को समझ जाना कि हाँ मेरे अंदर है एक दिव्य तत्व। बिल्कुल, और वो मुझे बांटनी है, एग्जैक्टली वो मुझे शेयर करना है, वो शेयर करने में बिलीव करते हैं। लाइक आई ऑलवेज कि दे स्प्रेड हैप्पीनेस। तो वही बात है कि जैसे हम एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, हाई वैल्यू लोग अपने आसपास के लोगों से अपनी एनर्जी से वो क्रिएट करते हैं और अभी क्रिएट करते हैं, और एक लाइफ को एक पर्पस के साथ जीते हैं। एंड सब कुछ वो अपने आप को एक हम्बल और ग्राउंडेड स्टेट से ऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक ये तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम जैसा कि आपने बोला वो खुशियाँ बांटते हैं और आपने कॉम्प्लीमेंट्स की भी बात की, तो मैं एक मेरा डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाला हमें एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या फिर वो फेक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक इंसान को पता है कि एक तो लाइक हमने पहले वाइब की बात की थी, एक वाइब आती है, आपको पता है ये इंसान दिल से बोल रहा है या नहीं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम कई बार बिलीव करना भी चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट में, वेदर वी डिजर्व इट और नॉट। कभी कभी हमने कुछ बहुत नॉर्मल पहना होता है एंड हमें कोई आके बोल रहा है आपने बहुत बढ़िया ड्रेस पहना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगेगा या आपने बाल बनाए, आपके बाल इतने अच्छे से नहीं बनाए आपने, और उस दिन कोई कह रहा वाह आपका हेयर स्टाइल तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आपको पता है कि दैट्स नॉट द केस। रियलिटी चेक, फर्स्ट थिंग इज रियलिटी चेक, जिसमें आपको खुद को पता है कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी, इट इज़ ट्रू और नॉट ट्रू। आई थिंक वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट फेक है या जेन्युइन है। कई बार हमें खुद भी पता होता है दैट वो इट्स नॉट द केस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है उसमें। एंड उसमें भी कोई अगर बिलीव करना चाहे तो बिलीव कर सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सी, इट्स द हार्मलेस फीलिंग। अगर आपको कोई कह भी रहा है, आप इतना ओवर थिंक उसको ना करो, और अगर आपको स्वीटली कॉम्प्लीमेंट दे रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, आप उसको उस मोमेंट में भी अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट, अनलेस और अनटिल इट्स नॉट गोइंग टू योर हेड। मतलब अगर आप उसको सोच के बहुत ज़्यादा आप एरोगेंट फील कर रहे हो या अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हो, तो उसमें अदरवाइज कोई हार्म नहीं है। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है ले लो, इसको इतना मत सोचो कि ये फेक है या जेन्युइन है। और अगर आपको सोचना ही है तो आप उसको लो, ग्रेसफुली आप उसको भी थैंक यू करो, एंड just let it be, just let it be. I think that's my take on it. Okay. मैम इसी से अब मैं रिलेशनशिप्स पे आना चाहूँगी कि हमने हाई वैल्यू पर्सन की इतनी बात की, तो एक हाई वैल्यू पर्सन रिलेशनशिप्स में, डेटिंग में वो अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करेगा, क्या उसके ट्रेट्स होंगे, कैसे वो हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करेगा? बाउंड्रीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और बाउंड्रीज के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बहुत बार हमें एक्चुअली शुरू से अपने आप को ओवर एक्सटेंड करना सिखाया जाता है कि आप ये भी करो, ये भी दो, ये भी करो, ऐसे करो, देना सिखाया जाता है। हमारे कल्चर में है ये चीज़, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हम बाउंड्रीज भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी इंसान उठ के कुछ भी आपको बोलने लगता है, कुछ भी डिमांड करने लगता है आपसे, और जब आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स में।
इसलिए आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक मैं करूँगी और यहाँ कंफर्टेबली जो मैं कर सकूँगी मैं करूँगी, और उसके बाद मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और हाई वैल्यू पर्सन को ये पता होता है कि उसने कितना जाना है आगे और कितना नहीं, कहाँ तक अपने आप को एक्सटेंड करना है और कहाँ रुकना है, कहाँ पे आके कहना है बस आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ताकि ना आपको फ्रस्ट्रेशन हो और ना दूसरे को फ्रस्ट्रेशन हो बाद में, या उसे गुस्सा आए आप पे, या आपका रिलेशनशिप का बैलेंस खराब हो। तो हाई वैल्यू में एक बहुत ज़रूरी बात, वर्ड लाइक आपने कहा बाउंड्रीज की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। उसे पता है कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, लेकिन बाउंड्रीज को कन्वे भी करना है, और बाउंड्रीज को कन्वे बहुत डिसेंट वे में करना है, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करके नहीं करना। मतलब ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी होती है एक हाई वैल्यू पर्सन में। क्योंकि उनको ये पता है कि एक बार बुरा बनना ठीक है, बार बार अपने आप को मारकर कोई चीज़ करनी लॉन्ग रन में नहीं चलेगी, खुद के साथ गलत है वो। हाँ, और कोई इंसान अगर आपकी बाउंड्रीज वायलेट कर रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये नहीं है, आप अपने आप को उसके लिए गिल्टी नहीं फील करा सकते, और दूसरे इंसान को भी ये बात उसके पार्ट पे भी ठीक नहीं है कि वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे। तो अगर रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप को चलना है, ठीक से चलना है, स्मूथली चलना है, तो एफर्ट दोनों तरफ से होना है। और आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत बार यही सिखाया जाता है कि आप एडजस्ट करो, पर वो तभी रिलेशनशिप्स आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक साइड से एडजस्टिंग नहीं चल सकती, इट हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ साइड्स। सो एक हाई वैल्यू इंसान को इस चीज़ की अवेयरनेस पहले से रहती है, और वो कोशिश करके इस चीज़ में नहीं उलझता या उलझती। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बाउंड्रीज़ का पता होना और बाउंड्रीज़ को प्यार से कन्वे करना। मैम इसी से मैं नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के बारे में पूछना चाहूँगी। मान लीजिए हमारी खुद की एक हेल्दी सेल्फ इमेज है, हम हमारा काम डिसेंटली कर रहे हैं, वी आर गुड पीपल, वी आर काइंड, लेकिन हमेशा हम अच्छे लोगों के कंपनी में नहीं आएंगे, हमें रूड लोग मिलेंगे, हमें टॉक्सिक लोग मिलेंगे, हमें इनसेंसिटिव लोग मिलेंगे। तो एक हाई वैल्यू पर्सन इन लोगों के साथ कैसे डील करेगा? और ये लोग कहीं भी हो सकते हैं, ये लोग हमारी फैमिली में हो सकते हैं, हमारा पार्टनर भी हो सकता है, हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर एक कंपेटिटिव फीलिंग होगी, हमारे इन लॉज के अंदर एक कंपेटिटिव फीलिंग होगी। तो इन लोगों के साथ एक हाई वैल्यू पर्सन जिसे अपनी वर्थ पता है, वो इनके साथ कैसे डील करेगा अपना कंपोजर मेंटेन करके? वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझसे मैक्सिमम बार पूछा जाता है क्योंकि कितने कमेंट्स आते हैं पोस्ट पर, और बहुत लोग बोलते हैं अगर मैम फैमिली में हो तो क्या करें, क्योंकि आप फैमिली जाके मार्केट से चेंज करा के कुछ लेकर नहीं आ सकते, एक्सचेंज पॉलिसी तो है नहीं। इवन इफ इट्स योर स्पाउस, अगर आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आप इस डिसीजन को आप अनडू नहीं कर सकते। जो हो गया है वो हो गया है। हाँ, फ्रेंड्स जहाँ तक हैं या सोशल सर्कल है, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे। मतलब ये कि जो आप लोग को बार बार टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहे हैं अपना, या आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपसे बुरी तरह से बात कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता है कि दे आर नॉट योर वेल विशर्स एंड दे आर मेकिंग यू फील हॉरिबल, आपको ख़राब फील कराते हैं, तो वहाँ पे आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। मतलब आप मिनिमम इंटरेक्शन उधर रखो उन लोगों के साथ, ऑन द सर्फेस जिसे कहते हैं, ऊपर से। अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम जितना क्लोज जाने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं शायद मैं इससे बहुत अच्छे से बात करूं तो ये मुझसे अच्छे से बात करने लग जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, सबसे पहले माइंड से ये निकालिए, आप यहाँ पे किसी को चेंज करने के लिए नहीं बैठे हुए, और कोई आपसे चेंज होगा भी नहीं। बिल्कुल, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने आप को, अपने रिएक्शंस को, अपने आप को कंट्रोल, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप दूसरे को ना तो उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, ना रिएक्शंस को, और ना उसकी मेंटल साइकोलॉजी को, कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, पहली बात, कम से कम इंटरेक्शन रखना है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि आपको पता लग चुका है यू नॉट वेलकम देयर। आप जाओगे तो आप मूड खराब करके ही अपना वापस आओगे। बिल्कुल।
एज फार एज सोशल सर्कल इज कंसर्न, तो उनका साथ आप मिनिमम बेयर मिनिमम इंटरेक्शन रखिए, अच्छे से कॉर्डियल रहिए, आप कॉर्डियल रहिए। हाँ, आप उस लेवल पे स्टूप मत करिए, हाँ, उस लेवल पे मत उतना जाइए। नहीं गिरना। गिरना नहीं है आपने नहीं गिरना, फिर तो क्योंकि दोनों वो में चाहते difference, ही हाँ, है ना, आपसे एक रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं, हाँ, रिएक्शन बहुत उसी की वेट important कर है। रहे हैं वो, ताकि आपका तमाशा बन जाए। आपने अपना तमाशा नहीं बनने देना। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को काम हेड स्पेस में रखिए। कहना बहुत आसान है, मुझे पता है बहुत लोग सोचेंगे कहना तो बहुत आसान है, पर उस वक्त तो यही एक पावर है जो आपने डेवलप करनी है कि आपने सरफेस पे रखनी है। आपको पता है इन लोगों के साथ मेरा इतना ही है, बस। इमोशनल आपने बॉन्डिंग नहीं बनानी। जहाँ इमोशनल बॉन्डिंग बनी वहाँ डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, आपको हर्ट वहाँ भी आपको नहीं हर्ट होना है। होगा। हाँ, तो आप उस लेवल पे जाइए मत। और आपको वो लोग पता है वही चाहते हैं। वो लोग वही चाहते हैं। तो सबसे पहले आप माइंड के अंदर, अपने माइंड के अंदर उनकी एक बाउंड्री डिमार्केट कर लीजिए कि ये लोग हैं और ये लोग यहीं तक हैं, और ये लोग मैं इनको मिलूंगी, मैं इनको अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे यही लोग मिलेंगे, हर जगह यही लोग मिलेंगे, और ये कोशिश करेंगे। जब आप उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे उस तरीके से, सबसे बड़ी चीज़ जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। रिएक्शन नहीं देना हमने उनकी बात का, हमने उनकी बात का रिस्पॉन्स देना है। और समटाइम्स जिसे हम कहते हैं नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। मतलब कुछ भी मत बोलो। साइकोलॉजिकली आप अगर उन पे इफेक्ट एक डालना चाहते हैं तो आप उनको स्टेयर कर सकते हैं, उस मोमेंट पे उनको जस्ट देख सकते हैं, आई टू आई कांटेक्ट बना के। बहुत से लोग जो बोल रहे होते हैं उसी वक्त फंबल कर जाते हैं, उसी वक्त एकदम से बोलते बोलते थोड़ा हिचक महसूस करते हैं, झिझक जाते हैं, क्योंकि आपने उनको एकदम से देखा, क्योंकि उन्होंने ये सब गलत वे में बोला होता है, तो उनको खुद भी ये रियलाइजेशन होती है। पावर ऑफ आई गेज। एग्जैक्टली, पावर ऑफ योर गेज। यस। एंड हाफ द टाइम दे एंड अप मेकिंग अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। उनका खुद ही का मजाक बन जाता है, और उनको आपको सिर्फ एक नॉर्मल रिस्पॉन्स देके बोलना है, रियली आपको ऐसा लगा, या कम से कम बात करिए, कम से कम उलझिए उनके साथ, और वहाँ से चले जाइए। जितने लोग ये सब देख रहे होंगे सभी को लगेगा कि आपने सही किया, और जो चीज़ वो करना चाह रहे थे वो उन्हीं के ऊपर आ जाएगी सिचुएशन। अनसक्सेसफुल हो गए वो, अनसक्सेसफुल हो गए, एंड प्रोबेबली आपको एक ब्राउनी पॉइंट भी मिल गया टू हैंडल इट ग्रेसफुली। ग्रेस। हाँ, yes. तो सबसे बड़ी बात, आप रिएक्ट मत करिए। दैट मीन्स आप टाइम लीजिए, रिस्पॉन्स को टाइम दीजिए, एकदम से कुछ मत जवाब दीजिए उनकी बात का। ज़रूरत हो तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए एंड वॉक अवे। दैट्स वन थिंग। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ है, आपके स्पाउस के साथ है, जो कि आप अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी आप अपनी स्पेस क्रिएट करिए। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप ज़रूर करिए, जो उनके साथ आपकी जितनी ड्यूटी है ऑन द सरफेस लेवल आप वो सब करिए। एंड जिसे कहते हैं थोड़ा सा ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, जब तक आपके पास एक अपना अलग से कोई जगह ना हो, आपको वहीं रहना है। अगर आपके पास अपना रूम है तो स्टे इन योर रूम, गो टू वर्क, अवॉइड इंटरेक्शंस विद देम। मतलब उनके साथ जितनी कम से कम इंटरेक्शन हो उतना अच्छा, जब जहाँ तक फैमिली मेम्बर्स का सवाल है, और इवन विद योर स्पाउस। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, कमेंट्स में लोग लिखेंगे। नो, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़, आई टेल यू, बहुत लोग ये कहते हैं, बट यू हैव टू सी द थिंग इज, आप 24 घंटे हैं, ठीक है? आप जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे। आपको अपने आप को सेक्लूड तो करना पड़ेगा कम से कम। आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे बैठिए, उसके बाद उठ के आप अपनी अलग स्पेस में जाइए। इवन इफ इट्स योर रूम, इवन इफ इट्स योर टेरेस, स्मॉल जगह, आपके हैप्पी प्लेसेस आपको ढूंढ के, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड एंड इट्स वर्कड फॉर मी ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ टाइम्स। आप उस ग्रुप में मत का पार्ट ना बनिए, और कोई ना कोई एक्सक्यूज दीजिए इनिशियली। अगर आपको लगता है, आप कोई ना कोई बहाना, ऐसे कि आज मुझे काम पे जाना है ज़रूरी, क्योंकि आप यू नॉट गॉड, आप वहाँ बैठेंगे तो कोई ना कोई ऐसी बात होगी जहाँ पे आपका कोई क्लैश होगा, और आप हो सकता है आप रिएक्ट भी कर जाएं। तो ट्राई एंड स्पेंड मिनिमम टाइम पॉसिबल, दैट्स माय अल्टीमेट एडवाइस। मैं आई फील कि आप अपने लिए कोई ना कोई
कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के उस जगह से अपने आप को दूर करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस. मतलब डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत स्मार्टली. या आप कोई काम ढूंढ लीजिए, या आप कोई ऐसी चीज़ कर लीजिए कि सॉरी मुझे इस चीज़ के लिए निकलना पड़ेगा, और उस वक्त उस सिचुएशन को आप अवॉइड करिए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू थिंक आपका फ्यूचर नहीं है इस तरीके से, सो यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट. ठीक है, अगर आपका पार्टनर के केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन उसमें भी अब बहुत सारे कपल्स व्हेन दे सी कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, अपनी लाइफ क्रिएट करो, ताकि जब आप 1 घंटा इकट्ठे बैठे हो तो एटलीस्ट एक दूसरे को टॉलरेट कर सको. सो बेसिकली यू नो, आपको शायद लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है. पॉसिबल है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है. आप जाके बदल के नहीं ला सकते अपने स्पाउस को या अपने फैमिली मेम्बर्स को. वही घर है, वहीं रहना है, लेकिन आपको वहाँ से निकलना होगा. कुछ टाइम के लिए इधर उधर व्हाटएवर, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ क्रिएट करनी पड़ेगी बियॉन्ड दैट. 1 घंटा 2 घंटे जो आपको सबको देने हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे. और जब आपकी एक बेटर लाइफ होगी बियॉन्ड दैट, तो आपको एक टॉलरेंस भी आ जाएगी उस 1 घंटे के लिए. और मैं बहुत से ऐसे कपल्स को भी जानती हूँ जो कहते हैं कि जिस दिन दोनों की छुट्टी होती है हमारी आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि इट्स नेचुरल व्हेन 2 पीपल आर नॉट गेटिंग अलोंग. अगर 2 लोग आपस में नहीं जेल कर पा रहे, तो जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा क्लैशेस होंगी. तो आपको टाइम कम अपना करना है. और अगेन वही वाला रूल कि रिएक्शन टाइम को प्रोलॉन्ग करना है जितना हो सके. रिएक्ट एकदम से नहीं करना. और अगर लाइक जैसे एक को गुस्सा आ रहा है, आप दूसरे कमरे में चले जाओ, उस वक्त को टालना है आपने, क्योंकि आपको किसी ना किसी तरह से वो रिलेशनशिप को वर्क करना है. यू हैव टू मेक इट वर्क. तो क्या करना है, तो यही थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हम देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप अपना एक तो टाइम कम, पहले तो टाइम कम हो जाएगा तो क्लैशेस कम हो जाएंगे. अगर जो टाइम आपका साथ में है वो 1 घंटे में भी रिएक्शन मत कर दो, एकदम से रिएक्शन मत दो. और अगर कुछ हो रहा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, आपको पता है बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है या बहुत अनप्लेजेंटनेस होने वाली है, तो उस वक्त के लिए अपने आप को वहाँ से एक्सक्यूज़ करके इधर उधर चले जाओ, चाहे आप वॉशरूम में ही चले जाओ, ताकि द हीट ऑफ द सिचुएशन गेट्स डिफ्यूज्ड. मतलब कि उस वक्त की जो गर्मी है, उस तनाव है, वो कम हो जाए. और ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसी हीट में रिएक्ट कर देते हैं और वो बात बहुत बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो नहीं बोलना होता वो भी बोल दिया जाता है, वो निकल जाता है मुंह से. वही बात है, कम से कम बोलना हमेशा बेटर रहता है, और ज़्यादा से कम बोलना हमेशा बेटर रहता है, बिकॉज यू मेक लेस मिस्टेक्स. इवन अदरवाइज जनरली ऑल्सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कम बोलेंगे. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कहीं पे भी, आप कम बोल लो, लेकिन ज़्यादा बोल के दिखाना कि मुझे आता है, वो काम मत करो. क्योंकि वो 1 मिनट में पता चल जाता है. तो आप, इट्स बेटर टू टॉक लेस देन टॉक मोर. मतलब ये स्मॉल थिंग्स कि इसी तरह इट्स बेटर कि आप कम टाइम बिताओ, और ज़्यादा टाइम बिता के आप सोचो कि मैं किसी को खुश कर लूँगा या कोई खुश हो जाएगा या कोई बदल जाएगा. दैट्स नॉट हैपनिंग. वो नहीं होगा. मैम, इसी से मैं स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी की बात करना चाहूँगी. जैसे कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो स्पिरिचुअल हैं, मैं उन्हें रियल स्पिरिचुअल इंसान कंसिडर करूँगी. वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करते हैं, और जब उनकी एनर्जी हम देखते हैं एक नॉर्मल इंसान से जो स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत डिफरेंस होता है. एक स्पिरिचुअल इंसान के अंदर, एक ट्रू स्पिरिचुअल इंसान के अंदर एक इनर हैप्पीनेस होती है, उसका एक ऑरा, स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है जो उसके फेशियल फीचर्स पे, जो उसकी बातों में, और जेन्युइन जो उसकी लाइफ को लेके अप्रोच है, वो उन सब में दिखती है. तो आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी वाइब्रेशन को रेज कर सकती है? कैसे हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हमारी एनर्जी को और हाई कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और बहुत रिलेटेबल बात आपने बोली कि जैसे आपने बोला उनके चेहरे से आपको उनकी प्रेजेंस से ऐसा फील होने लग जाता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, क्योंकि इनके आसपास की ऑरा ऐसी है, और ये एक अलग बंदा है या बंदी है, एक अलग इंसान है फ्रॉम द रेस्ट.
उनकी एनर्जी एक अलग से निकल के आती है। Yes. लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है जो खुद भी कहीं ना कहीं उसी जर्नी पे होते हैं। वो उस चीज़ को सेंस ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आप में वो चीज़ होगी, आप एकदम से सेंस करोगे किसी को दूर से भी कि ये एक इंसान आ रहा है, हाई वाइब्रेशन वाला, हाई एनर्जी वाला, हाई ऑरा वाला एक इंसान है। इट रिफ्लेक्ट्स, उनको अट्रैक्ट भी करते हैं वो लोग ऐसे। तो अगर इस चीज़ को डेवलप करना हो अपने अंदर, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक गिफ्ट है। हर एक इंसान को नहीं ये नहीं मिलता। जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी आपको चूज करती है, तो कहीं ना कहीं सच है ये। ट्रू। हर एक इंसान के बस का भी नहीं है ये, और हर एक इंसान ब्लेस्ड नहीं होता इस चीज़ के लिए। लेकिन बहुत बार लोग इस जर्नी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन अब वो भी कहने वाले ये कहेंगे कि उनकी किस्मत में लिखा था तो वो इस तरफ आ गए। लेकिन अगर आप कहें कि इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो आई थिंक इन एवरीडे लाइफ सिचुएशन से बाहर रह के, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स कहते हैं, वो क्या होती है? जर्नलिंग है, जैसे मेडिटेशन है, ये जो चीज़ें हैं, ग्राउंडिंग है, ये सब माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती है। जिसमें माइंडफुल होना क्या होता है? बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है, माइंडफुल हर कोई बोल रहा है। बट व्हाट इज़ बीइंग माइंडफुल? बीइंग माइंडफुल सिंपली मीन्स अपने आप को वॉच कर पाना एज अ थर्ड पर्सन। अगर मैं अपनी लाइफ को XYZ बन के बाहर होके देख रही हूँ कि मानिक की लाइफ क्या है, ऑब्जर्वर बन के देखना। एग्जैक्टली, ऑब्जर्वर बन के अपनी लाइफ को बाहर से ऑब्जर्व करना कि मैं ये सुबह उठती है, फिर ये करती है, पर ये ऐसी है और ये वैसी है, व्हाटएवर, अपना सही और गलत सब कुछ देख पाना बाहर निकल के। जब मैं अपने आप को विदिन ऐसे ही देखूंगी तो मुझे बायस्ड होंगी मैं अपनी तरफ, मैं कहूँगी नहीं ये तो मैं ठीक ही कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं एक थर्ड पर्सन मुझे देखेगा तो वो मेरी प्लस माइनस बड़ी क्लियरली देख पाएगा। तो जब आप सबसे पहले अगर आपको इस जर्नी की तरफ जाना है तो आपको अपने आप को एक थर्ड पर्सन से की नज़र से देखना पड़ेगा और उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा एवरीडे बेसिस के ऊपर कि मैं क्या चीज़ मैं ठीक नहीं कर रही लाइफ में, क्या चीज़ मैं बेटर कर सकती हूँ। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप एक एक चीज़ को लेकर स्टार्ट। जैसे अगर आप लेट उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेचर के साथ कनेक्ट नहीं किया कभी, बस अपने रूम में बैठे रहते हैं, रूम से लॉबी में चले गए, लॉबी से रूम में चले गए, घर से होटल में चले गए, होटल से घर आ गए, माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, रात को पार्टीज पे जा रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। एक लाइफ का एक सर्कल आपका वो बनता जा रहा है। तो उससे आपकी डेफिनेटली आपकी ऑरा गेट्स अफेक्टेड, आपकी सब कुछ गेट्स अफेक्टेड, यू एज अ पर्सन। सबको अगर डेवलप करना है तो अब इस चीज़ को आपको पहले देखना पड़ेगा कि मैं कैसी लाइफ लीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका नोट करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। लेट मी स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, ऐसे। और धीरे धीरे आप देखेंगे स्मॉल थिंग्स आर मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ। फ्रेश खाना खाना, समथिंग एज बेसिक एज फ्रेश खाना खाना, घर का बना हुआ खाना खाना। जैसे पहले तामसिक और सात्विक भोजन की बात होती थी, अब सब वापस उन्हीं चीज़ों पे आ रहे हैं कि सिंपल फूड, होम कुक्ड मील्स, ऑयल्स का फ़र्क, इन सब से हमारे इफ़ेक्ट होता है हमारी थिंकिंग पे, हमारी सोच पे, हमारा रोज़ की एक्टिविटी का। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक ये हम कर सकते हैं अपने एंड से, एंड धीरे धीरे। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है होती है इमोशनल डिटैचमेंट, जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में। सबसे अटैच हो जाते हैं। हाँ, और आई थिंक उसके लिए जैसे आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजॉर्ट्स में जाके नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वेलनेस वाले वो सब भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम आउटकम्स। मतलब कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ कर रहे हैं, उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कम, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट अपनी कम कर दो। अपार्ट फ्रॉम आपके जो ड्यूटीज़ हैं उसको ड्यूटीज़ तक रखिए अपनी लाइफ को, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना, रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस रखना, धीरे धीरे इफ़ यू वर्क ऑन दैट,
आई थिंक वो सब चीज़ें, इमोशनल डिटैचमेंट वगैरह, उन चीज़ों से हमें स्पिरिचुअलिटी के पास जाने में बहुत मदद मिलती है। ओके। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आपको बाय बर्थ मिलता है। आपके इट्स आई डोंट नो इफ इट्स रेलिवेंट फॉर दिस पॉडकास्ट, बट आपके कर्मों के हिसाब से। हाँ मैम, तो कहीं ना कहीं ये वही बात होगी कि एक इनर कनेक्शन लेकर आओ। जब तक खुद से कनेक्टेड नहीं हो और तुम बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, तो हमारी तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो ही जाती है उस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। मगर वही है, अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, एज अ पर्सन अपने आप को देख पाना, अपना अच्छा साइड बुरा साइड, तभी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जो इंसान खुद से कनेक्टेड है वही खुद को जान सकता है कि ये मेरे बारे में अच्छा है, ये बुरा जी, है। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही बोला, हम दूसरों को अपने से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरे के लिए तो बहुत इजीली बता देते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, और इसकी तुम्हारे में अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते और अपने को जानने के लिए टाइम ही नहीं देते। इसलिए बहुत बार हम एज कोचेस ऑल्सो लोगों को कहते हैं आप अपने बारे में लिखो, कभी अपने बारे में सोचा है? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। सो लाइक यू सेड, हमें इनवर्ड तो जाना पड़ता है, इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी, एंड इट्स अ जर्नी, और माइंडफुलनेस के थ्रू ये जर्नी पॉसिबल है, बट बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट था। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, कैसे हम हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को कैसे जानना है, कैसे रिलेशनशिप्स में बेटर होना है, कैसे टॉक्सिक लोगों से डील करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। खुद से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था आज का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।